ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पे पढ़ रहे थे। अच्छा जी, एक चीज़ मैं समझा दूँ, जिस तरह देखो आप लोग वैसे शुक्र है इस लेवल के ऊपर आपको FR1 पढ़ाए हुए थे हो, I2A पढ़ रहे थे, जब आप ये डिटरमिन या जहन में ये बना चुके हो अच्छा कंपनी भी कोई चीज़ होती है, लीगल आइडेंटिटी शायद उतना नहीं समझा होता, जो कि कल भी मैं जिक्र कर रहा था, लाइक अ नेचुरल पर्सन, जिस तरह मेरी लीगल आइडेंटिटी है उस तरह कंपनी की भी लीगल आइडेंटिटी है। तो सारे रूल्स रेगुलेशन कंपनी के हवाले से बनने वाले हैं, या कंपनीज एक्ट में जितनी भी गाइडलाइन मौजूद है उसके रूल्स में रेगुलेशंस में वो सब कंपनी के लिए है। मेरी ज़ात, अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ XYZ कंपनी है, मैं उसका मालिक हूँ, तो मेरी ज़ात सेपरेट है फ्रॉम द कंपनी। ये कंपनीज एक्ट में जितनी रेगुलेशन ज्यादातर आपको मिलेंगी, ज्यादा 100% उसकी रेगुलेशंस कंपनी के लिए होंगी। हाँ, बहुत लिमिटेड पोर्शन में बात की जाएगी कोई शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे शेयर होल्डर की तो बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी कहीं ना कहीं जिक्र हो रही होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लीगल स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी सर आसान आसान चीजों से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में मैंने कहा ये 3 बातें तो आप पढ़ के आए होते हो, और फिर मैंने बताया इन तीनों स्टेटस में सिर्फ एक ही फर्क है कि रेगुलेटर आपके ऊपर जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। सिंगल मेंबर कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिर्फ कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर रहे हो, बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी एंजॉय कर रहे हो, बाकी सब कुछ सोल प्रोप्राइटर। हाँ, यहां पे अब रेगुलेटर आपको कहता है ठीक है, मुनासिब मेरे साथ है जरूर। SMC की रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती थी, रिपील हो गई, दोबारा उस तरह नहीं अवेलेबल अभी, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी एग्जिस्ट करती है, रजिस्टर्ड भी होने की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। सिंगल मेंबर कंपनी में होगा क्या? अच्छा, मैंने कल एक बात समझाई थी, मैंने कहा था अभी मैं बहुत जेनेरिकली बता रहा हूं, लेकिन यूं समझ लें कि जिसके पास एक शेयर है उसे आप क्या बोलते थे? शेयर होल्डर। इसी को भी आप मेंबर समझ लो। मैं आज या कल या 2 दिन बाद कोई मेंबर की डेफिनेशन जब एक्सप्लेन करूंगा तब ब्रॉडर टर्म में चले जाएंगे, ठीक है? वरना अदरवाइज मेरा मानना यह है या मेरा कहना यह है कि ये मेंबर की एम्बेड है ना अगर, तो शेयर होल्डर इज वन ऑफ दैम, यानी तमाम शेयर होल्डर मेंबर्स हैं, बट जरूरी नहीं तमाम मेंबर्स शेयर होल्डर हो, और कुछ ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं जो शेयर होल्डर ना हो लेकिन मेंबर हो, एज पर द डेफिनेशन। ओके, अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा लॉ का एक्सप्लेनेशन दे दूं कि लॉ चलता कैसे है। हमारा मैं जिस तरह का अलमिया है कि हम लोग इस स्टेज के ऊपर कंपनीज एक्ट से पढ़ना चाहिए, हमें असूलन बच्चे को गाइड करना चाहिए क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट फुल टाइम है, इस वक्त हम उस पर प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई पढ़ इस एक्ट को, समझ कैसे पढ़ना है, लेकिन बच्चे को चलो तो थोड़ा सा समझा देता हूं। एक्ट का हमेशा, किसी भी एक्ट का हमेशा फर्स्ट सेक्शन जो होता है, सेक्शन 1, ये इनफैक्ट स्कोप को डिटरमिन करता है कि भाई मेरा स्कोप कितना बड़ा है, किस किस पे अप्लाई होता है लॉ, किस पे नहीं अप्लाई होता। तो सेक्शन 1 हमेशा आपको, अच्छा इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, सेक्शन 1 हमेशा आपको स्कोप मिलेगा कि भाई इसका स्कोप क्या है, किस किस पे अप्लाई होता है। जैसा मैं कहूं कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो ये कहेगा ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम कंपनीज पे, लेकिन कुछ ऐसे रेगुलेशंस होंगे जिनमें लिखा होगा कि ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पे अप्लाई होता है और किसी पे अप्लाई नहीं होता। बात समझ आ रही है? जिस तरह मैं कहूं कि बायबैक रेगुलेशन है, वो वहां पे लिखता है जी ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। बात समझ आ रही है? या फिर अगर फॉर एग्जांपल और भी कोई लिस्टेड वाला अगर मेरे जहन में लेके आते हैं, इस वक्त मेरे जहन में उसने क्लिक नहीं कर रहा, लिस्टेड के लिए बेतहाशा रेगुलेशन है जो, हाँ, CCG, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, सिर्फ लिस्टेड पे अप्लाई होता है, लिखा होगा फॉर स्कोप में लिखा होगा ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, जिसका मतलब बाकियों को देखने की भी जरूरत है। अगर आप सिंगल मेंबर हो, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप पब्लिक अनलिस्टेड हो, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेंचमार्क बनाना चाहते हो एक अच्छी चीज को, बना लो, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, नफल पढ़ने तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है। बात समझ आ रही है? सेकंड, हमेशा सेकंड सेक्शन होता है बेटे, सेकंड सेक्शन आपकी डेफिनेशंस का, डिटेल्ड सेक्शन। पूरे लॉ के अंदर, उस एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस होंगी वो यहीं पे एक्सप्रेस होंगी। मतलब अगर मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ऐसी बात समझनी है जिस तरह मैं कहूं इंटरमीडियरी है कोई, या फिर एक वर्ड है सपोज अंडर राइटर है, इसका क्या मतलब है, तो मुझे डेफिनेशन में इस सेक्शन में मिलेगा। हो सकता है अंडर राइटर की बात सेक्शन नंबर में एज्यूम कर रहे हैं, बात करने लगा कोई 100 समथिंग में हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन मुझे यहीं पे मिलेगी एक्ट के सेकंड सेक्शन में। क्या बात समझ आ गई?
फिर और तीसरा सेक्शन फिर आपका यहां से लॉ गाइडलाइन स्टार्ट हो जाती है, यहां से स्टार्ट होता लॉ सेक्शन नंबर 3 से। 1 और 2 हमेशा स्कोप पैराग्राफ की मद में आते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कहा था कि मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें दिखाया भी करूंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक याद तो करना नहीं, मुझे यकीन। ओ ये क्या खुल गया, सब्र कीजिए, गलत चीज खुल गई, गलत चीज खुल जाया करेंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए जरा, कंपनीज एक्ट है, मैंने पुराना खोला हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तरतीब ही देखनी है ना। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड टू द होल पाकिस्तान। सेकंड पैरा डेफिनेशन, बेटा इसको बोलते हैं सेक्शन और इसको बोलते हैं सब सेक्शन। सो अगर कभी हम रेफर कर रहे होते हैं ना राइटिंग में, तो हम लिखने का अंदाज ये होता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। क्या बात समझ आ रही है? क्या पहले हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। क्या बात समझ आई? और ये देखो एक लंबी लिस्ट आपको नजर आएगी, चलती चली जा रही है, ये कहीं 47 तक गालबन, ये बल्कि उससे भी ज्यादा है जी। ये देखें जी, मैं 70 किधर आगे खत्म हुई, 74 डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन आता है और एक्ट स्टार्ट हो जाता है गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। क्या बात समझ आ गई है? आगे वापस आ जाते हैं, इसका काम बस इतना ही था। अब सिंगल मेंबर कंपनी लॉ कहता है जिसका एक मेंबर हो, एक शेयर होल्डर कह लो अभी जहन में। प्राइवेट कंपनी, अच्छा सबसे मुश्किल डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की है। सबसे पहले उसने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी, उसने कहा पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, उसने कहा जो प्राइवेट ना हो, ठीक है, मुश्किल तरीन है। तो पब्लिक कंपनी का समझने के लिए इसका मतलब हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है। सो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा वो पब्लिक कंपनी है। क्या बात समझ आ गई? जस्ट अ मिनट, ओके। देन हम प्राइवेट पे आते हैं। प्राइवेट के हवाले से मैंने 3 बातें लिखी हुई हैं कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि जी मेंबर ना मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से कम होगा तो सिंगल मेंबर कंपनी है। सो 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। हाँ, इसमें इंप्लॉयज शामिल मत कीजिएगा। हाँ, अगर वो शेयर होल्डर हो तो शामिल करो, वैसे शामिल मत कीजिएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, इंप्लॉयज शामिल नहीं करने, ये ना हो कंपनी के इंप्लॉय 10 हो तो अब 10 के 10 शामिल कर लो, नहीं ऐसा काम नहीं करना। क्या बात समझ आ गई? सो 2 to 50, 50 से ऊपर प्राइवेट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, और तीसरी बात लिखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑफरिंग। बेटे एक दफा कंपनी बन गई, ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपनी ट्रेडिंग करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो प्राइवेट कंपनी है, क्या करे? सॉरी नहीं समझ आई, क्या करना पड़ेगा? हाँ, लिस्टेड होना पड़ेगा। इसका मतलब है लिस्टेड होने के लिए क्या चाहिए? फिर स्टेटस तो चेंज करना पड़ेगा। सो आपकी अगर कोई पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है जो ट्रेडिंग करना चाहती है, ट्रेडिंग या फंड रेजिंग करना चाहती है, 2 चीजें। फंड रेजिंग, पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, पब्लिक को ऑफर करना। भाई मैं तुम्हें, अब तो शुक्र है आप I2A पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ गई होगी कि शेयर होल्डर को क्या ऑफर कर रहे होते हैं? शेयर्स, और बदले में क्या आ रहा है कंपनी को? पैसा। यही करते हो ना, जिससे लिखते हो शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, यही करते हो ना। और क्या अज्यूम करते हो कि ऑनर से पैसा आया, तो और यही ऑनर अगर कई सारे हो पब्लिक को, तो फिर पब्लिक से पैसा आया। सो पब्लिक को जो ऑफर करोगे शेयर्स, और उधर से जो पैसा रेज करोगे, उसे बोलते हैं पब्लिक ऑफर। क्या बात समझ आई? अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है कभी ये वाला IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर? फर्स्ट टाइम कंपनी अपनी लाइफ में जब पहली दफा पैसा मांगने जाती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। डिटेल्ड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं, इस सिलेबस में नहीं है। कैफ CFF 4 में तो CFF 2 में जाकर तो सारे कुछ एप्लीकेबल है ना। तो CFF 2 में डिटेल्ड रेगुलेशन आपके कोर्स का हिस्सा है कि IPO करना हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर करनी हो, तो रेगुलेशंस कैसे चलेंगे। पूरा एक सीक्वेंस है, T+2, बल्कि T- से स्टार्ट होता है, T+2, T+4, T+6, बट एवर वो चलता रहता है T+54, 64 तक। ठीक है, वो एक पैटर्न है पूरा कि आपने किस किस टाइम पे क्या क्या करना है इफ यू वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हाँ, उसके बाद वाली को बोलेंगे पब्लिक ऑफर। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलूं?
सो ये 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, नंबर 2 आपकी ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर, और नंबर 3 पब्लिक रिफंडिंग के ऊपर, पब्लिक फंड रेजिंग के ऊपर। ये प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। सो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है, जिस पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो क्या करेगी? वो पब्लिक है। अब पब्लिक 2 तरह की हो सकती है, लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस का है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस का, कि लिस्टेड के पास स्टॉक एक्सचेंज जैसी मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करती है, वो अपने शेयर बेच सकती है, खरीद सकती है, या वो नहीं, उसके शेयर बेचे और खरीदे जा सकते हैं। बायर सेलर उस मार्केट में अवेलेबल हैं और बिकने वाली चीज स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं। क्या बात समझिए? मार्केट प्लेस है, उसके बाद मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करती है। जबकि अब मेरा क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन से पहले एक और चीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेचने जाओगे उस मार्केट में, तो उस मार्केट के कानून भी तो तुम पे लागू होंगे। फिर इसका मतलब है, जिस तरह मैं कल बता रहा था कि जहां पे एससीसीपी खाली आपके सर पे तलवार रख के बैठा हुआ है कि तुम कोई गलत हरकत करो, गर्दन पे तलवार रखी हुई है, तुम्हें वहीं पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर देंगे, ज़िबा कर देंगे, तो उसी तरह तुम्हारा दूसरा रेगुलेटर भी तुम्हारे सर पे आ गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और आप इंशाल्लाह सीफेप 2 में वंस अगेन पीएसएक्स रूल बुक आपके कोर्स का हिस्सा है। आप डिटेल्ड रूल बुक पढ़ोगे कि अगर कंपनी आना चाहती है, कंपनी आके जाना चाहती है, ठीक है, कंपनी इंसान की बच्ची नहीं बन रही, तो क्या क्या सूरत हाल हो सकती हैं। अगर यहाँ पे हल्का सा नेट आता हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स सी, अगर नेट आता तो, अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो, अब लगता तो है कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, एक फेस ही आ जाए, इंटरफेस, तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक दिखा दूँ। नहीं तो फिर अपना ऑन कर देता हूं। चलो ये ऑन कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि रेगुलेशंस नहीं माना अभी तक, मान जा प्लीज। मान गया थोड़ा सा, चलो लो जी, ये एक मार्केट प्लेस है आपके सामने, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो ये देखो नीचे ट्रेडिंग पैनल में थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, या मैं ये स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ाने लगा, आपको कुछ समझाने लगा था बस। यहां पे अगर बल्कि आपको अगर कहीं पे मैं वो भी दिखा सकूं, ओके, ये देखो जिसका टॉप एक्टिव स्टॉक्स, इस वक्त मार्केट अभी ओपन ही हुई है, कल वाली चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो प्राइस क्या है, चेंज क्या है, वॉल्यूम, इसका मतलब डेली ट्रेडिंग हो रही है इसके अंदर। और अगर मैं किसी भी शेयर पे क्लिक करूं, से मैं कहता हूं मैं यहां से किसी, चलो हमारा आजकल हो बड़ा हॉट फेवरेट बना हुआ है PIA, सो होपफुली अब हमें कल वाली ट्रेडिंग शायद नजर इतनी एक्टिवली ना आए, लेकिन 24 रुपए पे शेयर है जी, और कल कहीं जो ट्रेडिंग हुई है दैट इज 4.7 मिलियन शेयर्स। बात समझ आ रही है? और ट्रेडिंग जो भी चलती रही व्हाटएवर, ठीक हो गया। तो समझाना चाह रहा हूं, अब इसमें बहुत सी चीजें इंशाल्लाह आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा लॉ की, तो इधर से दिखाऊंगा भी। ये देखो कंपनी प्रोफाइल में बहुत सी मोटी मोटी चीजें आपको यहां पे नजर आएंगी, इनके ऑडिटर्स कौन है, ये देखो GT और BDO दोनों को ऑडिटर्स हैं इसके, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर्स हैं। फिर इसके शेयर रजिस्ट्रार कौन है, इनका ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है, और नीचे इक्विटी प्रोफाइल देखो कितने % फ्री फ्लोट है, ये समझाऊंगा बातें, ये सारी बातें समझाऊंगा। नीचे जो चीज बताने वाली है, देखो ये 3 टैब्स बनी नजर आ रही हैं, फाइनेंशियल्स की, बोर्ड मीटिंग्स की और अदर्स की। बेटा इसमें सारी और सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, इतने अच्छे हैं कि खुद डाल रहे हैं, बता रहे हैं, लॉ ने रिक्वायर किया हुआ। इवन कि मैं अक्सर कहता हूँ लिस्टेड कंपनी को, वो जैसा हम स्कूल्स में नहीं पूछते थे, मिस में आई गो टू वॉशरूम, ये वो वाला साहब है। इन्होंने कुछ करना है तो इन्होंने पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना है कि हम ये फलां काम करने जा रहे हैं, और यहां तक स्ट्रिक्टनेस है। वो कहते हैं डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेता है ना आज शाम को, और वो डिसीजन 5 बजे से पहले खत्म हो जाता है, तो डिसीजन हमारी टेबल पे हो शाम को 5 बजे से पहले, ताकि हम पब्लिक को बता के कर जाएं। और दूसरी चीज,
कि अगर फॉर एग्जांपल डिसीजन लेट तक चला, पीएसएक्स का टाइम खत्म हो गया, आपने डिसीजन हुआ रात 7 बजे, बोर्ड मीटिंग लंबी चली है 7 बजे तक, तो फिर अगले दिन सुबह 9 बजे हमारी टेबल पे हो, डिसीजन हमारी टेबल पे हो, ताकि हम पब्लिक कर दें. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम दिस रेगुलेटर. और अगर आप इंसान नहीं बनेंगे तो होगा क्या, आपकी कंपनी के सामने आपको कंपनी को डिफॉल्टर कर दिया जाएगा. अभी मुझे यहां पे लिस्ट में फिलहाल यहां पे कोई डिफॉल्टर ऊपर टॉप परफॉर्मर में नजर नहीं आ रहा, वरना यहां पे DEF का वर्ड लिखा होता है. XD मतलब जो है ये एक्स डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड यहां पे अभी कोई डिफॉल्टर, ये देखे जी आ गया, लो नाम लिया और हाजिर, हैस्कोल DEF डिफॉल्टर. ठीक है, तो ऐसे अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तब भी आपके नाम के साथ डिफॉल्टर फौरन से पहले आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ले जी, मेरा ख्याल है इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है. वापस आते हैं. सो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. अब मुझे एक क्वेश्चन है, अब अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, क्या वो अपने शेयर बेच सकती है? नहीं. बताओ, मैंने बोला पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, तो क्या वो अपने शेयर बेच सकती है? नहीं बेच सकती. जी, कोई और ओपिनियन है? आंसर भी बताना क्यों. जी बेटे, क्यों नहीं? क्यों सर? वो सिर्फ ट्रेडिंग कर सकती है. तो ट्रेडिंग कैसे करनी है? बेचना ही कहते हैं ट्रेडिंग को, और क्या बोलते हैं? गुदिया बोल रहे हो? लिस्टेड है और मैंने कहा अनलिस्टेड है. ये लो, दोबारा आता हूं, पर यहां से देखो, अनलिस्टेड है लेकिन अपने शेयर बेचना चाहती है, क्या ट्रांसफर कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है उसके अंदर? अच्छा, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती. और कोई अच्छी बात? हाँ, एक्सप्रेस करो अपने ओपिनियन जल्दी जल्दी. बस अब मैं समझाता हूं. देखो, एडवर्टाइजिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, लीगैलिटी हम पढ़ रहे हैं ना. अब हम उस तरह जर्नल बातें तो पढ़ेंगे नहीं. लिस्टेड कंपनी के लिए मार्केट प्लेस अवेलेबल है. मेरी एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन लिस्टेड नहीं है, मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूं. ठीक है, मुझे लॉ मना नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी नहीं हूं. प्राइवेट को ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक को नहीं है, वो बेशक लिस्टेड हो या नॉन. हाँ, ये जरूर मसला है कि मेरे लिए स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल नहीं, मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं. अब इन दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी खास नहीं. देखो, गौर करो, मार्केट प्लेस होती और मैं कहता जी ये सपोज, ये कौन सी हमने खोली हुई थी, चलो जो भी, यहां से कोई ओपन कर लेते हैं. सपोज यहां से हम कोई एक आदि, सपोज ये PAL है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, मेरी ये कंपनी है, मैं आपको शेयर बेचना चाहता हूं, तो आप कहेंगे ठीक है, जो मार्केट वैल्यू चल रही है सर उस पे शेयर बेच दें. मार्केट वैल्यू है 27.92, इस पे जितने शेयर बेचने मुझे बेच दें. या चलो 92 नहीं, हमारा सौदा हो गया 27.90 में राउंड ऑफ करके, या 27 में राउंड ऑफ करके हो गया, डील हो गई. क्या होगा? सब गुड ने बेटे, माज मुझसे खरीदना चाह रहा है मेरे शेयर कंपनी के. मैं कहूंगा माज ठीक है, 27.92 है, तुम 27 में डील डन करो. ये कहेगा ये ले जी 100 मिलियन डिवाइड बाय 27, और चलो जी ये इतने शेयर्स मुझे दे दो. डिवाइड करके जितने शेयर्स बनेंगे. क्या मेरी बात समझ आ रही है? डील इजी हो गई, राइट? अब आते हैं पब्लिक अनलिस्टेड पे. ये मार्केट प्लेस नहीं है, मेरी कंपनी का नाम है XYZ, मैं माज को कहता हूं माज मेरा शेयर है 25 रुपए का. अब आगे से माज का जवाब क्या आएगा? है हाँ भाई, तेरे 25 कहते, मैं तो नहीं मानता, तेरा शेयर तो 15 का नहीं है, तेरी जो परफॉर्मेंस चल रही है मार्केट में. समझो बात. तो फिर अब इस सूरत में होगा क्या? ट्रेडिंग होना मुश्किल हो जाएगी, राइट? अब इस केस में ट्रेडिंग तो अलाउड है, बट ट्रेडिंग किसी मार्केट प्लेस पे नहीं हो रही होगी, प्राइवेट अरेंजमेंट में हो रही होगी. पहली बात. दूसरी बात, ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करेगा. मुझे 25 रुपए पर शेयर चाहिए, इसे 15 रुपए पर शेयर चाहिए. डील कौन करवाएगा? फिर एक एक्सरसाइज होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से कराई जाती है, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो है वो EY का नाम है. EY बहुत रेवेन्यू छापती है इस काम में. उसे बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज. ड्यू डिलिजेंस. हम दोनों मिलके EY को अपॉइंट करेंगे, या हम दोनों में से कोई एक EY को अपॉइंट करेगा, और EY आके क्या करेगी? वो वर्कआउट करेगी कि सलमान साहब की ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर क्या इतनी बनती है, और वो एक वर्कआउट करके कहेगी नहीं 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 22 रुपए पर शेयर है इस वक्त वैल्यू, तो मां साहब 22 रुपए का
यूजुअली माज अपॉइंट करेगा ऑडिटर को ना, क्योंकि मैं तो बेच रहा हूँ, मैं कहूंगा हाँ ले आ जिस मैकेनिक को लेके आना है, तो वो मैकेनिक ही भाई आएगा, तो वो 22 रुपए जो डिक्लेयर करेगा, अब मैं भी उस पर राजी हूँ, माज भी राजी है, उसकी रीजन है इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म है। क्या बात समझ आई? तो उसमें फिर 22 रुपए पे डील हो जाएगी प्राइवेट अरेंजमेंट में। जी बेटे देखो पाकिस्तान में 90% अवाम तो सट्टे लगा रही है, प्राइस पे खेल रहे हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। और फिर एक और बात भी है, आपकी स्टॉक मार्केट खाली फाइनेंशियल पे थोड़ी चल रही है, सेंटिमेंट्स पे भी चल रही है, सेंटिमेंट्स पे भी चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसे डैमेज करती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, खाली परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं कर रही उसकी क्रेडिबिलिटी में, बायर सेलर की प्रोपोर्शन भी मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट प्राइस डिटरमिन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। समटाइम्स क्या होता है, एकदम कोई र्यूमर निकलता है और बाहर पागल हो जाते हैं शेयर खरीदने के चक्कर में, शेयर प्राइस अप जानी शुरू हो जाती है, पागल होगी इतना, क्योंकि किसी भी प्राइस पे खरीद रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? सो ये मैटर नहीं करता, खाली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द इंडिकेटर, वन ऑफ द, कि देख लो यार कंपनी कहीं डूबी हुई तो नहीं है, वन ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है जी। जी सो अनलिस्टेड कंपनी ट्रेडिंग अलाउड है फॉर सच शेयर, बट मार्केट प्लेस लाइक PSX नॉट अवेलेबल। क्या यहां तक बातें समझ आ गई जी? आगे चलूं, अगली सेक्टर जो आपने नहीं पढ़ा हुआ कंपनी की टाइप में से, वो होता है बेटा पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज की बात करने वाला हूं। पब्लिक सेक्टर को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज भी। इनका आजकल जो कॉमनली जो इनके बारे में नेम यूज किया जाता है लॉ में, वो होता है PIC के नाम से, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, PIC। ठीक है, इनको वो भी कॉल किया जाता है। सो पब्लिक सेक्टर के ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें नीचे आता हूं, थोड़ा सा यहां से डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वापस जाके हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, अब कि इतना थोड़ा सा समझ, या लायबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। यहां तक बातें समझ आ गई? सो प्राइवेट कंपनी में सिंगल मेंबर कंपनी में 1 मेंबर, प्राइवेट में 2, पब्लिक में, अच्छा पब्लिक की मैंने कोई बात नहीं की कितने मेंबर, लेकिन बाद में चल के समझाऊंगा, क्योंकि वो पब्लिक का जिक्र लॉ नहीं करता, लेकिन 3 मेंबर अपने जहन में रखिएगा, लेकिन वो जिक्र नहीं करता। वो क्यों जिक्र नहीं करता, उसका डायरेक्टर में आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज यानी वो कंपनीज जिनके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्होंने 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग एक्वायर की हुई है। इतना मतलब उनका डायरेक्ट उन्हीं की चल रही है मनमानी। क्या बात समझ आ गई? तो पहली डेफिनेशन तो ये है, डेफिनेशन का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा कहते हैं बेशक 51% ना डाले हों पैसे, जिसना PIA है, PIA में 151% गवर्नमेंट ने डाले हों, अज्यूमिंग दैट, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि 51% ना डाले हों, लेकिन फिर भी कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी ड्राइवर इनका हो, गाड़ी अपनी ना हो, गाड़ी में 51% ड्राइवर इनका हो, जहां कहेंगे वहां मोड़ लेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सो देखो एक और बात समझा दूं, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो कोई तो है पीछे जो इसको चला रहा है, वो कौन है? डायरेक्टर्स। दे आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, मालिकों के बिहाफ पे कंपनी चला रहे हैं। अच्छा आप जरा यहां पे एक बात समझिएगा, एक और छोटी सी चीज मैंने कल भी शायद बातों बातों में समझाई थी, लेकिन पता नहीं समझ आई कि नहीं। देखो मैंने कहा डायरेक्टर्स जो हैं वो एजेंट हैं, ऐसे ही जी, और वो कंपनी को चला रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, इनके मशवरे पे कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि वही शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो। कल एग्जांपल्स दी मैंने आप लोगों को। ठीक है, आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO, वो आपका डीम डायरेक्टर होता है, इक्वलेंट। अभी इतना समझा देता हूं, आगे चल के जब समझाऊंगा ना क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 चीफ एग्जीक्यूटिव का, तब उसकी क्राइटेरिया बताऊंगा कि वो पॉइंट कैसे होता है। मैंने भी कहा CEO डीम डायरेक्टर होता है। डीम डायरेक्टर का मतलब है CEO हायर की है, उसके पास तमाम वो पावर्स मौजूद होती हैं जो एक डायरेक्टर के पास मौजूद होती हैं, वो तमाम लायबिलिटीज उसकी होती हैं जो एक डायरेक्टर की होती हैं।
he's going to be called a deemed director. ठीक है, अब डीम्ड डायरेक्टर है वो, सीईओ साथ में कंपनी का मालिक भी होता है कई दफा। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कल एग्जांपल दी थी जेफ बेजोस की कि वो मालिक था, अब उसने स्टेप डाउन किया है, उसने कहा सीईओ कोई और रखो, मैं सिर्फ मालिक रहना चाहता हूं, काम नहीं करना चाहता, ऑपरेशन से हट गया। प्राइवेट कंपनी, आप पाकिस्तान में 90% प्राइवेट कंपनीज उठा के देखो, 90% कम बता रहा हूँ, शायद 95-99% होगा, प्राइवेट कंपनीज उठा के देखो, उनके अंदर जो लोग मालिक हैं वही डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर एंड मेंबर्स आर द सेम, क्योंकि हौसला नहीं है किसी और से काम कराने का, अनलेस डायरेक्टर को तभी मौत आ जाए, फिर वो मजबूरी में उसके खानदान वाले शायद कोई बंदा एज डायरेक्टर रख लेते हैं, या अदरवाइज नहीं। सो समझाना ये चाह रहा हूँ, कंट्रोल फ्रीक है ना हम लोग, ये कल भी बात समझाई थी। सो जरूरी नहीं है डायरेक्टर जो है वो कोई बाहर का बंदा हो, यूजुअली वही ऑनर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर है। आज तक चलते चलते मैंने जब चैप्टर 3 पढ़ाना है तो मैंने इसकी डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, फिर जब चैप्टर 8 पढ़ाना है तो इसकी डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है। सो दोनों की अपनी रिस्पेक्टिव, तो अगर एक बंदा दोनों जगहों पे है तो फिर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हिस्सा है। वो जब डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा तो बिहेव लाइक अ डायरेक्टर, ठीक है, ही विल बिहेव लाइक और शी विल बिहेव लाइक अ डायरेक्टर। और अगर जब वो आके मेंबर्स की मीटिंग में बैठेगा, शेयर होल्डर की मीटिंग में आएगा, ही विल थिंक लाइक अ शेयर होल्डर। क्या बात समझ आई है? उसके पर्सपेक्टिव में, उसके डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस होगा उसकी पावर्स में डिफरेंस होगा इवन के। जी बेटा, जरूरी नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? जरूरी नहीं। अच्छा, लॉ में कह रहे हो कि उसकी कोई एजुकेशन लिमिट हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ में कुछ नहीं है भाई, क्यों नहीं हो सकता? आप उठाकर देखो, इट्टो पुट्टो पाकिस्तान में कई कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर आपको अनपढ़ डायरेक्टर मिलेंगे, लेकिन बहुत सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे हैं, बिकॉज दे नो देयर बिजनेस वेरी वेल। लेकिन एक टाइम आता है जब उनको लगता है कि नहीं यार, जैसा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे वो तो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो अच्छी एग्जांपल है देने के लिए। मास्टर टाइल, आप लोग कितना बड़ा जाइंट समझते हो? ऑब्वियसली मैंने कल भी जिक्र किया कि उनकी रेवेन्यू जो है वो कहीं 10 बिलियन के अराउंड था, और अब कोलैप्स कर गई कंपनी। वो हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग चीज है, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, पर मंथ रेवेन्यू, पर एनम रेवेन्यू। अच्छा, मैं समझाने का वाला हूँ, वो एक छोटी सी दुकान थी सिरेमिक की, एक छोटी सी रिटेल शॉप से कन्वर्ट हुई होलसेल शॉप में। होलसेल शॉप में वो भाई को आइडिया आया कि यार हम होलसेलिंग कर रहे हैं तो क्यों ना पीछे यूनिटी लगा लें छोटा सा। तो उसी जगह पे जहाँ पे दुकान थी वहीं पे पीछे जगह पे मशीनरी लगा ली। इनकी जो पहली फैक्ट्री देखो ना आप, जो उनकी अपनी असल फैक्ट्री है, तो न्यू हेड ऑफिस बनाया था, जो पहली फैक्ट्री है, उसके बाद तो एक बड़ी खूबसूरत भी फैक्ट्री बड़ी बड़ी जगह पे बनाई। एक पहली फैक्ट्री जो और जाओ ना तो वो इतनी अजीबोगरीब है, वो सारी लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ी है, मतलब जिस तरह एक स्ट्रक्चर होता है ना, और उस पर टाइल्स लगी हुई है। मतलब आप किसी भी जगह पे चल रहे हो तो आपको फील हो रहा है कि टाइल्स के नीचे लोहे का स्ट्रक्चर है मतलब बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिला, वो जिस तरह कंस्ट्रक्शन होती चली गई, वो पीसीस के अंदर फैक्ट्री बन गई। सो अब मैं समझाने के वाला हूं आपको, यहां से ग्रोथ आई, इसी एज में आई, मतलब इसी बेटे ने परचून की दुकान से उठ के एक अंपायर खड़ा कर दिया। तो जब इस तरह ग्रोथ आ रही होती है ना बिजनेस के अंदर, तो वो अपना स्टेटस भी चेंज करते चले जाते हैं। और उस स्टेज के ऊपर आके अगर आप उस ऑनर को कहो जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसने इतना सक्सेसफुल है कि वो मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गया, और उसे आप कहो नहीं भाई तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो आप खुद सोचो कि क्या ये लॉ की बात टिक पाएगी? ये नहीं टिक पाएगी ना। फिर कोई ग्रोथ करके कंपनी में कन्वर्ट क्यों करेगा? कहेगा भाड़ में जाओ, नहीं बनाता, मैं किसी और को मालिक क्यों रखूं भाई, कोई और के मशवरे क्यों लूं? आई एम द ऑनर, आई एम द डायरेक्टर, आई वॉन्ट टू लीड द कंपनी। तो ऐसे ही होता है, मेरे से अच्छी कोई कंपनी चला नहीं सकता, ये वर्ड्स भी तो है ना बेटे। तो इसलिए नहीं, लॉ में एजुकेशन पे कुछ नहीं है, बनाओ, कोई इशू नहीं। हाँ ये जरूर लिखा हुआ है कि भाई टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स पेयर हो, टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हो, अनलेस एग्जम्प्टेड हो, ठीक है। तो नहीं कि एफबीआर वालों ने कहा हम मोहब्बत करते हैं आपसे, प्लीज डायरेक्टर वो रखिएगा जो एनटीएन हो, जिसका रजिस्टर। जीवन का फर्क पड़ता है, मतलब कोई अगर कोई डायरेक्टर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कंपनी चला रहा है, ये तो मतलब उसके कोई भी पढ़ा लिखा मतलब वो कंपनी चला रहा है, मतलब लॉ में उसको ज्यादा चीजों का मतलब नहीं, डायरेक्टर को लॉ का कब पता? नहीं वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, अगर नहीं पढ़ा लिखा मतलब उसकी कंपनी पर कोई फर्क पड़ता है ना पढ़ा लिखा। मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, आप अपनी ओएमसीज उठा के देखो, मैं एक ओएमसी का नाम भी ले सकता हूँ, ओएमसी मींस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज।
ये जिस तरह टोटल है, ये आपके ये PSO हैं, ये सारे ऑयल OMCs में भी नहीं, बल्कि उसका नहीं पता, यूरो ऑयल है, गो पेट्रोलियम है, ये सारे वो हैं जो OMCs हैं। इनके अक्सर आप वो देखते भी हो ना पेट्रोल पंप्स, ये सारे OMC हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो ऑयल खरीदती हैं और बेचती हैं। ठीक है, इसके ज़रा चेयरमैन तो उठा के देखो, सारे मैट्रिक पास भी नहीं है, और नीचे ना 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं। मियां मंशा चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं, उसके पास, उसके ग्रुप के अंदर 130 चार्टर्ड अकाउंटेंट है मियां मंशा के ग्रुप में। ये लास्ट फिगर बता रहा हूँ, पुरानी है, अब की नहीं मुझे पता। वो इससे कितनी बड़ी क्वांटिटी तो खाली उसने MCB में रखी हुई है। फिर निशाद ग्रुप में है, निशाद पावर हाउस है, निशाद लीलन है, निशाद चूनिया है, निशाद डेयरी है, और बाकी तो मुझे पता भी नहीं है। देखिए और क्या क्या निशात है, मैं सर रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, एम्पोरियम है, आपका एम्पोरियम उसका है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स उसने इस तरह स्टार्ट कर दिए हैं, ये भी उसके हैं। अब बोलो, सो बिजनेस वेंचर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उतने ज़्यादा हैं। और एम्पोरियम में कोई 2-3 रखे होंगे उन्होंने, जो एम्पोरियम को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, सो पढ़ा लिखा उसका होना ज़रूरी नहीं है, और हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने आगे मुंशी रखे हुए हैं। ठीक है मुझे याद है मेरी कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर था, पुरानी बात बता रहा हूँ, चला गया, उसके बाद मैं उसके साथ नहीं काम किया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट FCA बंदा था, तो उसको कहता था, मुंशी इधर आ, अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन पैसा बहुत है, बिजनेस बनाना जानता है, पैसा बनाना जानता है। ठीक है, रियल एस्टेट में बहुत जाइंट था बड़ा, तो कहता था मुंशी। तो वो बेचारा FCA बंदा था, वो बेचारा उसको कहता था, सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कहते क्या कर दे हो, हिसाब किताब भी कर दो ना। कहते जी सर। कहते तो मुंशी हो ना, तो इट डज नॉट मैटर। उसने जब कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसने सब कुछ आप पे छोड़ देना है कि आप करें जो करना है, तो आपको करना पड़ना है मजबूरी में। उसकी कंपनी खुद ब खुद स्टेबल चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। सो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र, एजुकेशन हो ना हो। चलो आगे चलूँ जी, ये इररिलेवेंट वैसे हो गया था क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई नहीं, एड्रेस करता रहूंगा क्वेश्चंस। बात समझ आ रही है जी? या तो ऑनरशिप आपकी हो 51% गवर्नमेंट की हो, या फिर 51% गवर्नमेंट की हो लेकिन ड्राइवर अपना हो, चलाने वाले लोग इन पे कंट्रोल है, जिन्होंने डिसीजन लेने हैं कंपनी के, ऑपरेशन संभालने हैं, वो सारे हमने संभाले हुए हैं। जिस तरह आजकल कई कंपनियों के ऑपरेशन जो हैं एक अदारे ने संभाले हुए हैं। ठीक है, सेफ साइड में आराम आराम, नहीं रियलिटी है ये, इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि पता नहीं, देखो हर अदारे में चलो मैं कह भी लेता हूँ, आर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड लोगों का क्या काम है मुझे समझ नहीं आई। जैसा PIA में आप देखो तो आपका CEO रिटायर्ड जर्नल जो भी लगा हुआ है, नादरा में वो लग गया, PCB में वो लग गया, रिसेंटली और कहाँ लगा, हाँ फौजी फाउंडेशन, वो तो है ही उनकी ना बेटे, वो तो उन्हीं की है, वो छोड़ दो ना, वो उनकी है। ठीक है, इसके अलावा मैं और, हाँ ये स्पार्को में आपका जो एयर स्पेस का अदारा है उसमें वो हैं, मतलब टॉप पोजीशन सारी रिटायर्ड जनरल कर्नल्स के पास है। ऐसा क्या है उनके पास जो आपको लगता है कि वो सही चला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन? राइटफुल लोग मौजूद हैं जो उस अदारे को उससे ज्यादा अच्छा चला सकते हैं। बट मेरा पता नहीं क्यों इन लोगों को एक चीज शायद ये गुमान हो गया है कि हर चीज डंडे के जोर पे ठीक चल सकती है। नहीं यार, जरूरी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, नहीं रिटायर ठीक। एक और बात, ये भी बात उनकी वो एक ठीक है एज लिमिट पे रिटायरमेंट, बट मेरा मानना है कि उस अदारे को क्या उससे बेहतर दुनिया, पाकिस्तान में बंदे मर गए हैं कि उससे बेहतर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बाय फोर्स चलाने के, आप समझ रहे हो, बाय फोर्स सही चलेंगे या कंट्रोल्ड रहेंगे, दो ही रीजन हो सकती हैं। अगर तो आप ये सोचो बाय फोर्स सही रहेंगे, चलेंगे, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस देखो पिछले 2 साल की कि है सही, नहीं है। मतलब कि डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या सही हो गई है? नहीं हुई। PIA क्या सही हो गई है, प्रॉफिटेबल हो गई? नहीं हुई। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस भी बेस पे तो नहीं आ रहा, फिर या तो दायरा कंट्रोल कर रहे हो आप। तो दो चीजें हो सकती हैं जो कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ना, बजाय कि एक होता है ना यार आप एक ऐसी शॉक्स के बाद ऐसी पोजीशन में आ गए जहां आप स्टेबल हो गए हो, बट अभी मुझे ऐसा लगता है नहीं, हम ग्रेजुअली नीचे ही जा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही कहीं पे। हालांकि आप देखो तो रोज स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, 900 पॉइंट्स है। हाँ वही ना, तो इंडेक्स में आता है, इंडेक्स पॉजिटिव, इंडेक्स पॉजिटिव नहीं, इनफ्लो ज्यादा हो गया है। और भाई कहां से आ रही है इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं तुम्हारे पास, लोकल के पास पैसा वैसे नहीं है, तो पैसा डाल कौन रहा है? सो पैसा इंजेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है? ठीक है,
सो मेरा ये मानना है कि ये आर्टिफिशियल स्लाइड एक वो है क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल बैलून है जो कभी फट जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर जलील होगा इन्वेस्टर, जो छोटा छोटा इन्वेस्टर घुसना शुरू हो गया देखते हुए कि यार मार्केट 46,000 पॉइंट से कहीं 72 या 73 तक, जहां पे भी है 76 तक जो भी है, जहां तक पहुंच गई है। तो ये एक पॉइंट है। चलो वापस आता हूं, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। और तीसरी चीज वो कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन लाइसेंस बाय SECP। तो ये वाला मतलब वो कंपनीज जो कि नॉट प्रॉफिट एसोसिएशंस हैं, उन वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में फॉल करती हैं। टाइम हो गया, ओके। बस एक लास्ट बात देखो, कल समझाऊंगा, दो तरह के बिजनेस के पर्पस होते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी मकसद है बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, और एक मकसद होता है बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन क्या वो प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता। अखुवत है, ईदी फाउंडेशन है, इनका मकसद कमाना नहीं होगा, लेकिन इनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, डोनेशंस की मद में पैसा आया हुआ है, क्या करें, क्या रखें, कोई फायदा नहीं होगा, डिवैल्यू हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट कमा लेंगे। एक और अदारा है WWF के नाम से, वो अदारा भी यही कर रहा है, डोनेशंस आती हैं, इन्वेस्ट कर देता है, और राइटफुल इन्वेस्ट करता है, गलत तो नहीं कर रहा। क्या करे उस पैसे को रख के, डिवैल्यू होगा। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, कोई सोच के आइएगा, फिर इन दोनों अदारों में फर्क क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट में? अगर अभी पता तो अभी बता दो जल्दी से, दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? प्रॉफिट वो भी कमा रहा है, प्रॉफिट वो भी कमा रहा है। जो नॉन प्रॉफिट है वो डायरेक्टर्स ले नहीं सकते। डायरेक्टर्स तो वैसे भी नहीं लेते बेटे। नहीं सर, मतलब जो शेयर होल्डर, तो फिर डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर पैसा ड्रॉ नहीं कर सकता। जो डिविडेंड है इज एक्चुअली द रिटर्न टू द शेयर होल्डर। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में से प्रॉफिट का शेयर अल्टीमेटली शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलना है। नॉन प्रॉफिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ये अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो जितना कमाएंगे उसी कॉज के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ढेर पैसा कहीं बैंक में TDR में डाल दिया, वहां से रेवेन्यू आया, वो अदर इनकम आई, वो अदर इनकम भी उसी कॉज के लिए इस्तेमाल होगी। से मैं एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एजुकेशन पे ही इन्वेस्ट होगा वो पैसा भी। ये डिफरेंस है दोनों में, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड में। चलो अल्लाह ताला सबको साथ रखना। थैंक यू।